मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। हेलो दोस्तों, इसी मोटिवेशन कोट के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेडी फॉर एग्जाम जस्ट में। तो देखिए, अभी इससे पहले हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी आधुनिक भारत, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनका हमने रिवीजन शुरू किया हुआ था। जैसा कि हिस्ट्री में आधुनिक भारत से जो संबंधित प्रश्न है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। और आज के जो हमारी क्लास संबंधित है वो चैप्टर 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण। तो इससे संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उन्हीं तथ्यों को आज हम प्रश्नों के माध्यम से रिवीजन करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर बिना देरी के हुए। तो क्लास को पूरा देखिए, इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और क्लास को लाइक कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। हम प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक किसे कहा जाता है। तो राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक इसमें ऑप्शन है राजा राम मोहन रॉय, D.K. कर्बे, बिपिन चंद्र पाल या डेविड हेयर। तो राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। राजा राम मोहन रॉय के बहुत सारे उपनाम थे, यानी कि इनको बहुत सारी, जैसे इनको युग पुरुष भी कहा जाता है राजा राम मोहन रॉय को। राजा राम मोहन रॉय के बारे में अगर हम बात करें तो इनको अतीत और भविष्य के मध्य सेतु भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी इनको कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राजा राम मोहन रॉय भारतीय राष्ट्रवाद के जनक के रूप में जाने वाले राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक भी राजा राम मोहन रॉय हैं। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राजा राम मोहन रॉय। और कौन से तथ्य हैं जो इनसे संबंधित हैं, यानी कि परीक्षाओं में बन सकते हैं। तो राजा राम मोहन रॉय इनको भारतीय पत्रकारिता के जनक के रूप में, यानी कि भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत के रूप में, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक के रूप में, युग पुरुष, नौ प्रभात का तारा, यानी कि इन सारे उपनामों से इनको जाना जाता है। राजा राम मोहन रॉय की जो इनकी किताब है ये फारसी भाषा में लिखी हुई है, तुहफात उल मुवाहिदीन। तुहफात उल मुवाहिदीन इसका मतलब होता है एकेश्वरवादियों का उपहार, एकेश्वरवादियों का उपहार। इसके द्वारा उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। तो तुहफात उल मुवाहिदीन ये इनकी किताब थी। ये कौन सी भाषा में लिखी गई थी? ये फारसी भाषा में लिखी हुई है, एकेश्वरवादियों का उपहार। इसी किताब के माध्यम से उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था और एकेश्वरवाद को सभी धर्मों का मूल बताया था। इनकी पहली संस्था थी आत्मीय सभा। तो आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किया गया था इसको 1815 ईस्वी में। वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना 1816 में। सती प्रथा का अंत बेहद ही महत्वपूर्ण। तो सती प्रथा का अंत जो हुआ था इन्हीं के प्रयासों से किया गया था। और ये किसके कार्यकाल में? विलियम बेंटिक के। तो विलियम बेंटिक के समय में राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों के माध्यम से इसके द्वारा ही सती प्रथा का अंत किया गया था। इसके खिलाफ कानून बनाया गया था 1829 में। बाकी अन्य जो तथ्य हैं से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना ये भी राजा राम मोहन रॉय की ही देन है। और किसकी सहायता से किया था? ये डेविड हेयर की मदद से किया था 1817 में। बांग्ला भाषा में इनकी किताब है संवाद कौमुदी, इसका प्रकाशन किया था। तो किताबों से प्रश्न पूछे जाते हैं। संवाद कौमुदी किसकी है? ये राजा राम मोहन रॉय की है। फारसी भाषा में इनका एक अखबार था मिरातुल अखबार। तो मिरातुल अखबार किसका? राजा राम मोहन रॉय का है। संवाद कौमुदी किसका? ये भी राजा राम मोहन रॉय की है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया था? तो 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। इसके प्रथम सचिव कौन थे? तो ताराचंद्र चक्रवर्ती। तो इससे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इससे बाहर प्रश्न पूछाने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो वो महत्वपूर्ण तथ्य राजा राम मोहन रॉय से उनको हमने इसमें समाहित किया हुआ है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई है 20 अगस्त 1828 को और इसके जो प्रथम सचिव थे ताराचंद्र चक्रवर्ती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आस्तिक की धर्म में आस्था नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये शीर्षक है एक आस्तिक के धर्म में आस्था। यह पुस्तक लिखी किसने है? ऑप्शन ए है महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन बी है D.K. कर्बे, ऑप्शन सी मूलशंकर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक आस्तिक के धर्म में आस्था ये किताब लिखी गई है महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा, यानी कि इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। महादेव गोविंद रानाडे शीर्षक है एक आस्तिक की धर्म में आस्था। ये किताब लिखी गई है महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। शुद्धि आंदोलन, शुद्धि आंदोलन इन्हीं से संबंधित है। शुद्धि आंदोलन संबंधित है किससे? महादेव गोविंद रानाडे से। और किताब का नाम था इनकी एक आस्तिक की धर्म में आस्था। इसमें 39 अनुच्छेद थे, लिखी गई है महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा।
1867 में 1867 ईस्वी में विधवा आश्रम संघ की भी स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी। 1867 में विधवा आश्रम संघ की स्थापना की गई थी महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा, और शुद्धि आंदोलन भी इन्हीं के द्वारा चलाया गया था। महादेव गोविंद रानाडे ने 1867 में मुंबई में किसके साथ मिलकर के, आत्माराम पांडुरंग के साथ मिलकर के प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, और पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में भी इनको जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है कि पश्चिमी भारत में महादेव गोविंद रानाडे को किस रूप में जानते हैं हम, सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत। पश्चिमी भारत, ये भी ध्यान रखना है। 1871 में रानाडे ने सार्वजनिक सभा की भी स्थापना की थी, और इनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। तो अगर प्रश्न पूछे कि महाराष्ट्र का सुकरात किसको जाना जाता है, किसे कहा जाता है, तो ये महादेव गोविंद रानाडे इसमें सही हो जाएंगे। शुद्धि आंदोलन भी इन्हीं के द्वारा चलाया गया था, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो महाराष्ट्र का सुकरात गोविंद रानाडे। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, ये महादेव गोविंद रानाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रानाडे, हेनरी बिबियन या स्वामी विवेकानंद। तो दक्कन सोसाइटी की स्थापना की गई थी किसके द्वारा, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे ने। विडो रीमैरिज एसोसिएशन। विडो रीमैरिज एसोसिएशन किससे संबंधित है, ये आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके बताइएगा कि विडो रीमैरिज एसोसिएशन ये किससे संबंधित है। इस सोसाइटी को बाद में पूना फर्ग्यूसन कॉलेज का नाम दिया गया था, यानी कि जो डक्कन ये सोसाइटी थी, एजुकेशन सोसाइटी थी, इसको बाद में पूना फर्ग्यूसन कॉलेज का नाम दे दिया गया था। इनमें तिलक भी थे शामिल, गोखले थे और अगारकर भी शामिल थे इसमें। अगला प्रश्न कह रहा कि भारत भारतवासियों के लिए है, ये कथन किसका है, यानी कि इंडिया इज़ फॉर इंडियंस, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो ऑप्शन ए है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी राम गोपाल, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत भारतवासियों के लिए है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया था, ये कहा गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा, यानी कि इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले कहा था कि भारत किसके लिए है, भारत भारतवासियों के लिए है। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं जो लिखी गई हैं स्वामी दयानंद के द्वारा और ये पूछी जाती हैं। तो सत्यार्थ प्रकाश लिखा है 1874 में, पाखंड खंडन 1866 में, वेद भाष्य भूमि 1876 में, ऋग्वेद भाष्य 1877 में, अद्वैत मत का खंडन, पंच महायज्ञ विधि, ये सारी किताबें महत्वपूर्ण है जो कि संबंधित है किससे, स्वामी दयानंद से। सत्यार्थ प्रकाश को आर्य समाज का बाइबल भी कहा जाता है। तो अगर प्रश्न पूछे कि आर्य समाज का बाइबल किस किताब को कहते हैं, तो सत्यार्थ प्रकाश को, और किसकी किताब है ये, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है। तो सत्यार्थ प्रकाश को हम क्या कहते हैं, आर्य समाज की बाइबल। आर्य समाज की बाइबल सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है। और इनको और क्या कहा जाता है, इनको हम बोलते हैं भारत का मार्टिन लूथर। भारत का मार्टिन लूथर किंग भी किसको कहा जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक में इंडियन अनरेस्ट में आर्य समाज को भारतीय शांति का जन्मदाता कहा था। अगला प्रश्न है कि 1843 के एक्ट 5 में किस बात को गैर कानूनी बना दिया गया था, यानी कि 1843 का जो एक्ट 5 था ये किससे संबंधित था, बाल विवाह से, शिशु हत्या, सती प्रथा या गुलामी से। तो ये संबंधित था गुलामी से, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1829 में नियम XV मतलब ये क्या हो जाएगा, ये 10 और ये 5 और ये 2 यानी कि 17। तो विलियम बेंटिक के समय में 1829 में नियम 17 के तहत सती प्रथा पर क्या किया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था। गवर्नर जनरल सर जॉन सोड ने शिशु जो है वध प्रथा को 1785 के बंगाल नियम, ये सारे नियम हमने यहाँ पे इसलिए लिखे हुए हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सा नियम किससे संबंधित है। प्रश्न अगर पूछ ले कि 1829 में जो नियम था 17 ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है सती प्रथा से।
और किसके टाइम पे था ये? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में था। अगर कहें कि 1785 में जो बंगाल का नियम था 21वां और 1802 का नियम 45वां द्वारा, ये किससे संबंधित है या किसको हटाया गया था इसके द्वारा? तो ये संबंधित है शिशुवध हत्या से या शिशुवध प्रथा से। तो बंगाल का नियम था 21वां और 1802 का नियम 45, इसके ये संबंधित है शिशुवध हत्या से। समय था सर जॉन शोर का। 1857 के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के नियम 15 द्वारा विवाह को वैध करार देते हुए पुनर्विवाह यानी कि जो विधवा विवाह था इसको वैध करार दिया गया और ये भी कहा गया कि इनसे जो बच्चे पैदा होंगे वो भी वैध माने जाएंगे। ये समय था डलहौजी का। तो यहाँ पे एक था लॉर्ड विलियम बेंटिक 15 1829 का नियम 15 संबंधित है सती प्रथा से। सर जॉन शोर के टाइम पे जो बंगाल का 1785 का बंगाल का नियम 21 और 1802 के नियम 45 संबंधित है ये शिशुवध प्रथा से। 1857 का जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था 15वां, ये संबंधित है विधवा पुनर्विवाह को क्या किया गया था? वैध बना दिया गया था और उससे पैदा होने वाले बच्चों को भी वैध माना गया था। डलहौजी के टाइम पे नेटिव मैरिज एक्ट आया था 1872 में। 1850 में विष्णु शास्त्री ने विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी। 1850 में विष्णु शास्त्री ने विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी। सारे तथ्य महत्वपूर्ण हैं, किसी से भी जो है प्रश्न बन सकते हैं। अगला प्रश्न, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो सत्यशोधक समाज स्थापना ये ज्योतिबा फुले के द्वारा, हरबिलास शारदा, BR शिंदे या विनोबा भावे, ये किससे संबंधित है? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई है ज्योतिबा फुले के द्वारा, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हरबिलास शारदा की अगर हम बात करें तो ये संबंधित है किससे? बाल विवाह निषेध कानून से। बाल विवाह निषेध कानून आया था, उसी को हम शारदा अधिनियम भी कहते हैं। ये प्रश्न पूछा हुआ यूपी SSC के द्वारा कल हमने डिस्कस किया था। शारदा एक्ट भी इसको कहा जाता है। इसी में क्या हुआ था? इसी में लड़कियों के विवाह की उम्र 14 वर्ष और लड़कों के विवाह की उम्र 18 वर्ष निश्चित किया गया था। तो हरबिलास शारदा किससे संबंधित है? बाल विवाह अधिनियम से, जिसको शारदा अधिनियम भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि दास्ता का अंत किसने किया था? दास्ता का अंत किसके द्वारा किया गया है? दास्ता का अंत किसके द्वारा किया गया है? ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि मिली थी और इनकी मुख्य पुस्तक कौन सी है? गुलामगिरी। तो गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? गुलामगिरी पुस्तक है ज्योतिबा फुले की और इनको महात्मा की उपाधि दी गई थी। हु बेयर द शूद्राज, ये हु बेयर द शूद्राज, ये किसकी पुस्तक है? ये भी ज्योतिबा फुले की किताब है। तो गुलामगिरी इनकी मुख्य पुस्तक है। हु बेयर द शूद्राज भी इन्हीं की है। BR शिंदे से संबंधित तथ्य है कि इन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। तो प्रश्न पूछा कि डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो यह की गई है BR शिंदे के द्वारा। सर्वोदय समाज की स्थापना किसने की थी? यह किया था विनोबा भावे ने। द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन की स्थापना की थी। इसके अलावा अनुसूचित जाति संघ की भी स्थापना किसके द्वारा की गई है? ये विनोबा भावे। प्रश्न पूछ रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने किया था? तो रामकृष्ण मिशन विवेकानंद ने किया था, रामकृष्ण परमहंस, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो सोचिए आप लोग इसका आंसर क्या हो सकता है? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई कब थी? ये हुई थी 1897 ईस्वी में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसके द्वारा की गई थी? तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद का एक कथन था जो युवाओं के लिए बहुत ही यानी यूथ के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा था कि उठो जागो और चलो, उठो जागो और चलो, तब तक चलो जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। तो उठो जागो और चलो, तब तक चलो जब तक कि अपने लक्ष्य को ना प्राप्त कर लो। यह कथन कहा गया था विवेकानंद के द्वारा। ये युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है। स्वामी जी का एक महत्वपूर्ण कथन ये भी था, विवेकानंद उन्होंने कहा था कि जब तक देश में लाखों लोग भूखे तथा ज्ञानी हैं, यानी देश में क्या है, लाखों लोग भूखे तथा ज्ञानी हैं, मैं ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही समझूंगा जिन्होंने उनकी मेहनत की कमाई से शिक्षा ग्रहण पर उनकी परवाह नहीं करते। तो अगर प्रश्न पूछे कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया, तो ये भी विवेकानंद ने ही कहा था।
तो इनके बहुत सारे जो कथन है महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो युवाओं के लिए हो, चाहे वो किसी भी देशवासी के लिए हो। स्वामी जी ने यह भी कहा था कि मैं ऐसे धर्म या ईश्वर को नहीं मानता जो विधवाओं के आंसू ना पहुँच सके या किसी अनाथ को एक टुकड़ी रोटी भी ना दे सके। तो ये सारे कथन कहे गए इन विवेकानंद के द्वारा, जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। एक बुक है, किताब है, महत्वपूर्ण किताब है, इसका नाम है मैं समाजवादी हूँ। मैं समाजवादी हूँ, ये किताब किसकी है बताइएगा आप लोग। चलिए मैं ही बता दे रही हूँ, ये मैं समाजवादी हूँ ये किताब भी किसकी है, स्वामी जी की है। मैं समाजवादी हूँ। किसने कहा, एक मिनट, प्रश्न कह रहा किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। यह कथन किसका है, अंबेडकर का है, तिलक का, लाला लाजपत राय का, या फिर महात्मा गांधी का। तो यह कथन कहा गया था किसके द्वारा, यह संबंधित है ऑप्शन बी तिलक से। कि किसने कहा, तिलक ने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे। तो पारसी समाज से संबंधित कौन है समाज सुधारक, सर जमशेद जी, सर रुस्तम बहराम जी, नवल जी टाटा, या फिर बहराम जी मलाबारी। तो ये संबंधित हैं, यानी कि महानतम पारसी समाज सुधारक थे बहराम जी मालाबारी। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सम्मति आयु अधिनियम यानी कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में आया था। इसको संशोधित करके इसमें 12 वर्ष की कम आयु की बालिकाओं का विवाह प्रतिबंधित कर दिया गया था। और ये प्रयास किसके द्वारा किया गया था, बहराम जी के द्वारा, जो कि पारसी धर्म के समाज सुधारक हैं। इन्हीं का 1892 में तिलक ने क्या किया था, विरोध किया था। इसी एक्ट का विरोध, अगर प्रश्न पूछा भी जाता है कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 का विरोध किसके द्वारा किया गया था, तो विरोध किया गया था तिलक के द्वारा 1892 में। ये लाया किसके द्वारा गया था, ये बहराम जी के द्वारा लाया गया था। ये पारसी धर्म के समाज सुधारक थे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहराम जी मालाबारी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। तो स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया और हिंदी को राष्ट्रभाषा किसने माना था। तो राजा राम मोहन रॉय ने, स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद ने, या फिर स्वामी श्रद्धानंद ने। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा माना और स्वराज शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दयानंद सरस्वती के द्वारा ये काम किया गया था। अगला प्रश्न, बहुजन समाज का संस्थापक कौन था। तो बहुजन समाज का संस्थापक ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा, मुकुंदराव पाटिल। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनका श्री नारायण का चर्चित नारा था, एक धर्म एक ईश्वर और एक जाति। अगर ये प्रश्न पूछे किसका नारा है, तो श्री नारायण गुरु का चर्चित नारा था, एक धर्म एक ईश्वर और एक जाति। तो इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उनको हमने डिस्कस किया। अगर प्रश्न पूछा कि वेदों की ओर लौटो, ये किससे संबंधित है, यानी कि वेदों की ओर लौटो ये किसका नारा था, वेदों की ओर लौटो। तो ये संबंधित है किससे, दयानंद सरस्वती थे। दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। फिर प्रश्न पूछा जाता है कि धर्म सभा की स्थापना किसने की थी। धर्म सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो धर्म सभा की स्थापना की गई थी राजा राधाकांत देव के द्वारा। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको हम देख रहे हैं वो लाइनर के थ्रू। अगर प्रश्न पूछे कि देव समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, देव समाज की स्थापना किया था श्री शिव नारायण अग्निहोत्री ने। शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा देव समाज की स्थापना की गई थी। एक प्रश्न पूछा जाता है, रहनुमाई मजदायजन सभा, मजदायसन सभा
अब इनके संस्थापक में कौन कौन शामिल थे? तो इसमें शामिल थे दादा भाई नौरोजी, इनके अलावा 2 लोग और शामिल थे। दादा भाई नौरोजी के अलावा इसमें 2 लोग और शामिल थे, वो थे नौरोजी फरदौन जी याद रखो, फरदौन जी, दादा भाई नौरोजी और R.K. कामा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सभी को हमने डिस्कस किया। बाकी इससे जो भी प्रश्न आगे जो बनेंगे, एक प्रश्न पूछा जाता है एनी बेसेंट से। एनी बेसेंट, 1 मिनट पर या ओके। तो एनी बेसेंट से संबंधित थियोसॉफिकल सोसाइटी, लेकिन अगर प्रश्न पूछे कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर एनी बेसेंट नहीं होगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्थापना की गई थी मैडम ब्लावस्की के द्वारा। मैडम ब्लावस्की और कर्नल अलकाट, इन दोनों ने मिल करके क्या था, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ये संबंधित किससे है? ये संबंधित है B.R. अम्बेडकर से। बहिष्कृत हितकारिणी सभा बहिष्कृत भारत पत्रिका अभियानों के द्वारा चलाई गई थी 1927 में। स्त्री शिक्षा में यानी कि शिक्षा की दिशा में या इसके लिए सबसे पहले प्रयास किसके द्वारा किया गया था? यानी कि सबसे पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया जिससे स्त्री की शिक्षा में सुधार हो? तो ये प्रयास किया गया था ईसाई मिशनरियों के द्वारा। ईसाई मिशनरियों ने सबसे पहले स्त्री शिक्षा की दिशा में प्रयास किया था। ईसाई मिशनरियों के द्वारा ये प्रयास किया गया था। तरुण स्त्री समाज की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी 1819 में। इसी के तहत कलकत्ता में क्या हुआ था, यानी कि स्त्री शिक्षा की दिशा में जो प्रयास किया गया था ईसाई मिशनरियों ने किया था, और इसी के अंतर्गत 1819 में क्या हुआ था, कलकत्ता में तरुण स्त्री सभा की स्थापना की गई थी। 1819 में कहाँ पे? कलकत्ता में तरुण स्त्री सभा की स्थापना की गई थी। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनको हमने डिस्कस कर लिया। बाकी जो प्रश्न बचे हुए हैं उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। इससे आगे भी जो क्लास है यानी जो भी चैप्टर होगा उनसे कौन कौन से तथ्य महत्वपूर्ण हैं वो हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। बाकी जो महत्वपूर्ण तथ्य थे विवेकानंद से उसको हमने कल डिस्कस किया हुआ था। जो प्रीवियस क्वेश्चन थे शिकागो से संबंधित जो प्रश्न आया हुआ था वो सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ है। और पूछा जाता है बचपन का नाम किसकी? बचपन का नाम विवेकानंद के। ये प्रश्न आया हुआ था, कल हमने डिस्कस किया था। विवेकानंद के बचपन का नाम, विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था? तो इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ। बचपन का नाम था इनके नरेंद्र नाथ। ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनको हमने डिस्कस किया। इससे आगे जो भी क्लास होगी हम वो लेके आएंगे, और अभी इसके बाद हम क्लास लेके आएंगे फंडामेंटल राइट्स की। उसमें जो आर्टिकल 23 से लेकर के पूरा 32 तक बचा हुआ है वो हम आगे क्लास लेकर आएंगे। तो आप लोग क्लास को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सहयोग बनाए रखिए। देखते रहिए आपका अपना चैनल रेडी फॉर एग्जाम जस्ट। धन्यवाद।